नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज वेबिनार्स इन न्यू एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स में। आज हम मशीन लर्निंग की फील्ड में मौजूद करियर प्रोस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस बनाता है जो कॉमन टास्क्स को ऑटोमेट करते हैं जो पहले ह्यूमंस हैंडल करते थे। ज्यादातर ये टास्क रेपिटेटिव होते हैं जो बेस्ड ऑन कंडीशंस एंड एक्शन पेयर्स मशीन बिना किसी एरर के एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकती है। ग्लोबली इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्पेशली अगर बात करें एशिया पैसिफिक रीजन की, तो इसमें जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 59.4% तक जाता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसमें ट्रेंड प्रोफेशनल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। 2018 से 2025 के बीच यहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनल्स की डिमांड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ रहा है। इस पर इंस्टीट्यूशंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। ओवर टू यू सर। ओके ओके। सो आप सभी को नमस्कार और मेरा नाम शांतनु है। मैं आज यहाँ पे मशीन लर्निंग के बारे में बात करने आया हूँ। मैं जो है ग्रेटर नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है, द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। वहाँ पे जो बच्चे बीटेक करते हैं मैं वहाँ पे उनको पढ़ाता हूँ। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं मशीन लर्निंग से। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो एक्चुअली मशीन लर्निंग बेसिकली अगर इसके बारे में बात करी जाए तो इट इज़ एन इमर्जिंग फील्ड। आप मशीन लर्निंग ले लीजिए, एआई ले लीजिए, चाहे डेटा साइंस ले लीजिए या फिर डीप लर्निंग ले लीजिए। ये एक इमर्जिंग फील्ड है और इन फील्ड में काम बहुत हो रहा है। बेसिकली हम जो है ना धीमे 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 करके एक ऑटोमेशन की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे हमें स्किल्ड इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, वो भी जो कि ए पे काम कर सके और बाकी सारा काम मशीन अपने आप ही करेगी। तो आज के लिए बात करेंगे मशीन लर्निंग होती क्या है, फिर एप्लीकेशंस मशीन लर्निंग की, आप ये चीज़ें कहाँ से सीख सकते हैं, इसकी जॉब प्रोफाइल्स आपको क्या क्या मिलेंगी जब कुछ कोई कोर्स करेंगे या कुछ करेंगे, और फिर आप जॉब्स कहाँ कहाँ देख सकते हैं और उसके लिए आपको करना क्या होगा। तो मशीन लर्निंग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेसिकली कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच ही है। इट इज़ अ पार्ट, ये एआई का एक पार्ट है, जहाँ पे हम फोकस जो करते हैं, जहाँ पे जैसे एआई फोकस करती है ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो मशीन लर्निंग है, ये क्या करती है कि ये सिस्टम को इतना प्रोफाउंड बनाती है, इतना केपेबल बनाती है कि वो आप उसको कुछ इनपुट्स देंगे और वो सारे अपने काम कर सकेंगी और धीमे 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 करके वो चीज़ें सीखेगी और अपने आप को इम्प्रूव करती जाएगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम जब छोटे होते हैं तो मान लीजिए साइकिल चलाना सीखते हैं, है ना। तो हम कभी गिरते हैं तो फिर उसके बाद हम फिर से कोशिश करते हैं। इसी तरह से हम कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं कि वो कुछ चीज़ों पे काम करे और उसका जो आउटपुट आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसको उसको मैच करे जो भी और फिर जैसे जैसे उसकी लर्निंग अच्छी होती जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी, कंप्यूटर अपने आप वो काम करने में जो है और सक्षम होता जाएगा। मशीन लर्निंग जो है कई तरीके की होती है। सुपरवाइज लर्निंग है, जहाँ पे हम पहले जो है निरीक्षण करते हैं, मतलब पहले इसमें हमारा एक लेबल डेटा रहता है, टारगेट लेबल डेटा। इसी तरह से हमारी अनसुपरवाइज होती है लर्निंग होती है, सेमी सुपरवाइज होती है और री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो बेसिकली जो ये मशीन लर्निंग की एक टाइमलाइन है, कैसे कैसे क्या शुरू हुआ। 19 ये अराउंड 1950 से की बात है, जब जो जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं एलन ट्यूरिंग, वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। उसके बाद जो है धीमे धीमे करके जैसे और आपके सिस्टम एडवांस होते गए, तब वहाँ पे कंप्यूटर गेम्स बने। जो उसमें से जो कंप्यूटर गेम्स थे उसमें मशीन भी खेल सकती थी और ह्यूमन भी खेल खेल सकते थे। तो जब मशीन का पार्ट आता था खेलने का, तो एक्चुअली वहाँ पे मशीन लर्निंग इस्तेमाल हो रही थी।
ये ठीक वैसा ही है जैसे हम सभी के पास आजकल ना ईमेल अकाउंट्स रहते हैं। तो ईमेल अकाउंट्स में हमारे पास कई सारे मेल्स ऐसे होते हैं जो कि इनबॉक्स में आते हैं, और कई सारे मेल्स ऐसे होते हैं जो स्पैम में चले जाते हैं। तो ये होता कैसे है, इसके पीछे पूरी मशीन लर्निंग ही है कि वो सर्टेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, जैसे कि अगर कोई मेल किसी अननोन सोर्स से आ रहा है, जिसका जो, जो आपके अकाउंट में जिसका एड्रेस नहीं होता, तो वो आपका स्पैम में जाता है। अगर कोई कंपनी है जो बल्क में एडवर्टीजमेंट बेचती है ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी स्पैम में जाती हैं। तो ये सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं जिसको मशीन पहचानती है, और फिर उसी हिसाब से उनको अलग अलग सेपरेट करती कि वो आपके इनबॉक्स में जाएगा या तो वो आपके स्पैम में जाएगा। तो इस जगह पे भी आपकी मशीन लर्निंग इस्तेमाल होती है। तो शुरुआत हुई थी 1950 के अराउंड, जब आपका पहला एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन कोड किया था। ठीक है, फिर अराउंड 1952 के अराउंड एक आपका कंप्यूटर गेम्स बना, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम था वो। और फिर ऐसे ही धीमे धीमे करके 1957 पे न्यूरल नेटवर्क्स बने। उस ये रिसर्च थोड़ी दिन तक चली थी, फिर रुकी थी फंडिंग्स की वजह से। और फिर ऐसे ही धीमे से ऐसे ही आगे चल करके 1967 में आपका एक नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम लिखी गई थी। इसका भी यूज होता है हमारे मशीन लर्निंग में। फिर 1979 के अराउंड जो आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक कार्ड इन्वेंट किया था जिसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हैं और ऑब्स्टैकल्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो इतने सारे काम हो चुके हैं। आज के दौर पे हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, जनरेटिव एआई की बात करते हैं, जहाँ पे आप खाली टेक्स्ट लिखेंगे या कोई भी चीज़ आपको अगर मान लीजिए पूछनी है, आप वो फीड करेंगे डेटा, और आपको वो पूरा पूरा इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। चैट जीपीटी इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। आप चैट जीपीटी में मान लीजिए आपको कोई एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, आप खाली उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिए, वो आपको पूरा कोड ही लिख के दे देगा। तो हमने बात करी थी यहाँ पे मशीन लर्निंग की, इसकी टाइमलाइन की। और मशीन लर्निंग को हमने कैटेगराइज किया था सुपरवाइज लर्निंग में और अनसुपरवाइज लर्निंग में। तो जो आपकी सुपरवाइज लर्निंग होती है, ये बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक टेबल है। ये जो टेबल है ये शो कर रही है कि ये पर्टिकुलर मेल मेरा ईमेल है कि नहीं, सॉरी स्पैम है कि नहीं। तो मेरे पास एन नंबर ऑफ ईमेल्स हैं, कुछ मेरे पास सस्पिशियस वर्ड्स हैं, अननोन सेंडर हैं, और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यस और नो के अकॉर्डिंगली हमने उसको स्पैम में कैटेगराइज कर रखा है। अच्छा, अगर हम जब सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं, तो वहां पे हम मशीन तो वहां पे सुपरविजन होता है। सुपरविजन का मतलब जो आपका जो टारगेट वेरिएबल है, ये स्पैम वाला ईमेल स्पैम है कि नहीं, ये आपको दिया रहेगा। ठीक इसी तरह से आपकी आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेबल में ये जो स्पैम कॉलम है वो गिवन नहीं है, तो आपको यहाँ पे टारगेट वेरिएबल नहीं दिया रहता। तो अगर मैं बात करता हूँ सुपरवाइज लर्निंग की, तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो मान लीजिए शेयर प्राइस प्रेडिक्शन के लिए कि शेयर की प्राइस क्या कैसे जाएगी। ठीक है, आपकी हाउस की प्राइस आज के टाइम पे इतनी है, तो एक साल बाद कितनी होगी, इस तरीके से। और अनसुपरवाइज लर्निंग में अगर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्लस्टरिंग की बात करते हैं। क्लस्टर आप क्या करते हो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को या ऑब्जेक्ट्स को आप एक क्लस्टर में रखते हो, एक समूह में रखते हो। ठीक ऐसे ही एक हमारी होती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो ये मशीन लर्निंग के ही पार्ट्स। तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग जो है, ये आपकी जो लर्निंग है ये बेस्ड होती है बेस्ड अपॉन रिवॉर्ड के बेसिस पे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एजेंट होता है और ये ट्रायल और एरर की मेथड से सीखता है अपनी गोल की तरफ पहुंचने के लिए। जिस जिस पॉइंट पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको वहां पे रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। हम लोग ने सभी ने गेम्स खेले हैं,
तो आपने देखा होगा कि अ, अगर कहीं पे भी हम कुछ डिस्टेंस अचीव कर लेते हैं या कुछ चेक पॉइंट्स हैं उनको अचीव कर लेते हैं तो हमको एक लाइफ लाइन एक्स्ट्रा मिलती है या कोई शील्ड मिलती है, तो ये रिवॉर्ड्स होते हैं। तो जो फिर इसके आगे इसके ऐसे ही रिवॉर्ड्स जो इकट्ठा करते करते और अपने इन्वायरमेंट को हम सीखते हुए सीधे अपने गोल की तरफ जाते हैं। सो री इन्फोर्समेंट लर्निंग इज बेस्ड, ये इसका जो बेसिस है, जो इसका बेस है वो ट्रायल और एरर पे ही ये काम करती है। तो यहाँ पे एक एजेंट होता है जो कि सारे एक्शन को परफॉर्म करता है। बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगी रोबोटिक्स के अंदर, री इन्फोर्समेंट लर्निंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कैसे मशीन लर्न करती है, तो सबसे पहले हमें मशीन को ट्रेन करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग डेटा लेते हैं और अपने सिस्टम को ट्रेन करते हैं। हमारे पास कई सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, उसमें से तो हमको कौन सी टास्क परफॉर्म करनी है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बनाते हैं, देते हैं, उसमें डेटा को ट्रेन करते हैं, उसमें डेटा पास करते हैं और अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं। मशीन को जब हम ट्रेन करते हैं तो हमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलेगा। जो वो आउटपुट मिलेगा, या हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट से पहले हमें एक मॉडल मिलेगा, सॉरी, हमें एक मॉडल मिलेगा। अब उस वो जो पूरा हमारा जो बन के आया प्रोसेस, वो जो पूरा मॉडल है जो हमको ट्रेनिंग के बाद मिला, वहां पे हम एक न्यू न्यू डेटा को पास करेंगे और फिर वहां से हम कुछ प्रिडिक्शन निकालेंगे। प्रिडिक्शन मतलब कोई फ्यूचर वैल्यूज, और फिर उसको हम मेजर करेंगे अपनी पुरानी वैल्यू से। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं एरर। हम बेसिकली निकालते हैं कि मशीन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, और वो निकाले, और वो उसको निकालते कैसे हैं, अपनी जो प्रिडिक्शन वैल्यू हमने करी है उससे, और जो हमारी ओल्ड वैल्यू है उसको उसके थ्रू, उसमें कितना डिफरेंस है। तो जितना अच्छा मशीन, जितना आपकी कम एरर होती है उतना अच्छा मशीन परफॉर्म करती है। तो इस तरह से यहाँ मशीन की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो जो मशीन जो एमएल में हम जिस तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं वो है क्लासिफिकेशन टास्क। क्लासिफिकेशन टास्क मतलब आपको चीज़ों को क्लासिफाई करना रहता है कि ये ग्रुप ए को बिलोंग करेगी या ग्रुप बी को बिलोंग करेगी। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि जो मेल मुझे आई है या जो मैसेज मुझे आया है या जो मुझे कॉल आ रही है, वो स्पैम कॉल है, ये एक जेन्युइन कॉल है। ठीक है, और इसी तरह से आप एमएल के थ्रू अप्रोक्सीमेशन की भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, है ना, कि मेरी जो हाउस प्राइस है आज, अगर आज मेरी मान लीजिए हाउस प्राइस अराउंड 8 लाख है, तो अगले साल कितनी होगी। हम यहाँ पे क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं, क्लस्टरिंग में और ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, और और पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स का मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप जब कभी भी ना बिग बिग बाजार जाते हो या किसी भी मॉल जाते हो, आप सामान जब खरीदते हो तो आपको वहाँ पे ये देखने को मिलता है, या आप अमेजन से जब भी कोई सामान खरीदते हो तो कुछ जो आपके गुड्स हैं, ब्रेड ले लीजिए, बटर ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, कुछ कुछ आपको एक साथ पैक होके एक पैकेज में मिलता है। तो ये जो आइटम सेट का या जो इनकी जो ग्रुपिंग होती है, तो इसके लिए भी ये मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि आइडेंटिफाइंग पैटर्न एंड एसोसिएशंस। ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि पर्टिकुलर आइटम की सेल बढ़ सके, आपके बिग बाजार को या उस पर्टिकुलर शॉप को प्रॉफिट हो सके, ये इसलिए करी जाती है। तो यहाँ पे जो यूजर है, मतलब या हम कहें जो खरीदार है, उसकी बाइंग हैबिट्स को, जो खरीदने की जो उसकी हैबिट्स हैं, उसको नोटिस किया जाता है, उसको ट्रेस किया जाता है। उसी हिसाब से उसके आपके वो पैटर्न्स बनाए जाते हैं। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि मशीन लर्निंग का यूज, अगर आप में से कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्राइबर है या कोई अमेजन प्राइम का सब्सक्राइबर है, किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्राइबर है,
तो अगर आप मूवीज भी देखते हैं तो आपको रिकमेंडेशंस आते हैं। तो हम एमएल का यूज रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए भी करते हैं, यूज होता है वहाँ वहाँ पे उसका। और वहाँ पे वो क्या करता है कि चॉइसेस के बेस पे आपको चीजें रिकमेंड करता है। तो जो भी आप सामान खरीद रहे हो फ्लिपकार्ट से, तो आप नीचे देखते होगे कि आपने जो सामान लिया है, आपके साथ और जिन्होंने भी सामान लिया था, इन्होंने और ये सब भी सामान लिए हुए हैं। तो ये सारा का सारा रिकमेंडेशन सिस्टम है, यहाँ पे भी आपकी एमएल अप्लाई होती है। तो कुछ इस तरह के टास्क मशीन लर्निंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जो है आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एआई, एमएल एंड डीएल में। एक्चुअली जो एआई है, एमएल और डीएल है, वो एआई का पार्ट ही है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ले लीजिए कंप्लीट सेट, उसके अंदर एक आगे आपको मशीन लर्निंग का सेट, और उसके अंदर आगे आपका डीप लर्निंग का सेट। डीप लर्निंग ये वो एरिया है जहाँ पे आज के टाइम पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। अगर आप बात करो इमेज इमेज रिकग्निशन सिस्टम की, या बात करो जनरेटिव एआई की, तो यहाँ पे इसका यूज होता है इधर। एमएल आज के टाइम पे हर फील्ड में यूज हो रहा है। ई कॉमर्स में यूज हो रहा है आपका। ई कॉमर्स में आप इसका देखोगे यूज, जहाँ पे आप आइटम सेट को बनाते हो, इसकी बात अभी मैं कुछ समय पहले कर रहा था। अच्छा, आप फाइनेंस में यूज कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में यूज कर सकते हो, ये पता लगाने के लिए बैंकिंग सेक्टर में कि पर्टिकुलर जो आपने ट्रांजैक्शन किया है, या जो जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो कहीं फ्रॉडुलेंट तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने कोई फर्जी ट्रांजैक्शन कर दिया या कुछ कर दिया। इमेज रिकग्निशन में भी इसका यूज होता है, जहाँ पे सिस्टम जो है ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो पर्टिकुलर जो इमेज है, ये फॉर एग्जांपल कैट की इमेज है, ये डॉग की इमेज है ना। या फिर हम और भी यूज कर सकते हैं बेसिकली ये पता लगाने के लिए कि कितना क्राउड है एक जगह पे, है ना। कि जो पर्टिकुलर अगर फ्लोर, मान लीजिए कोई भी अगर पब्लिक प्लेस है, वहां पे गार्बेज है कि नहीं, वहां पे भी इमेज रिकग्निशन सिस्टम काम आ सकते हैं। फिर ट्रैफिक प्रिडिक्शन में भी यूज होता है मशीन लर्निंग, ये पता लगाने के लिए कि पर्टिकुलर जगह कंसर्न है कि नहीं है। ऐसे ही हेल्थ केयर में भी यूज होता है। हेल्थ केयर में आप ये पता लगा सकते हो कि पर्टिकुलर जो, जैसे मान लीजिए ट्यूमर है, वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। तो कई सारी प्रॉपर्टीज को उसकी देख करके, उसके कलर को देख करके, शेप को देख करके, साइज को देख करके, और भी जो रिपोर्ट्स हैं उसको देख करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ट्यूमर है वो कैंसरस है कि नहीं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी इसका आप एमएल का यूज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, है ना। आपको कितना बेनिफिट होगा, इस तरीके से। और स्पैम फिल्टरिंग की तो मैं बात कर ही चुका हूँ आपसे, चाहे वो ईमेल की स्पैम फिल्टरिंग हो, चाहे वो फोन में जो आपके मैसेज आता है या जो कॉल आती है आजकल, उसकी जो है स्पैम फिल्टरिंग हो। और इसका यूज, आप इसका यूज म्यूजिक इंडस्ट्रीज में भी देखते हैं आजकल। अच्छा, हम लोग ऐप भी यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक गाना चल रहा है और आपको वो गाना अच्छा लगा, और आप ये जानना चाहते हो कि ये गाना किस मूवी का है या कहाँ से, किस एल्बम का है। तो एक ऐप आती है शज़ैम करके। तो शज़ैम क्या करती है, वो ऐप वो आपके म्यूजिक बीट्स को सुनती है और फिर वो गाने को फेच करके आपको दे देती है। तो वहां पे भी आपका मशीन लर्निंग यूज हो रहा है। और इसको आप टेक्स्ट और स्पीच रिकग्निशन में भी यूज कर सकते हो। मतलब आप कुछ बोलोगे, आपने कुछ सेंटेंस बोला, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो वो सारी स्पीचेस जो हैं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सकती है। रही बात आप कहाँ कहाँ से ये कोर्सेज करोगे, तो कई सारे ऑप्शंस हैं कोर्स सीखने के लिए। अगर आपको एक एमएल इंजीनियर बनना है, या आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है आपका, वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए फाउंडेशन। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है,
वो ये है कि आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे यूज होता है ना। आप कई सारे वेरिएबल्स पे काम करते हो, तो आपको पता लगाना पड़ता है कि भैया ये वेरिएबल आपस में कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल कोई एक का कॉज हो। एक मतलब एक कॉजैलिटी होती है, एक कोरिलेशन होता है। इस तरह की चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ती हैं डेटा को मशीन को देने से पहले, क्योंकि जो आप डेटा है वो मशीन को ऐसे नहीं दे देते। आप पहले डेटा को, आपने डेटा कहीं से भी कलेक्ट किया, आप क्या करते हो, उस डेटा को बहुत रिफाइन करते हो, है ना। तो उसमें कई सारी जो मैं ये कह सकता हूँ कि रिडंडेंसी है, यानी कि है, या फिर अगर कोई डेटा रिपीट हो रहा हो, या कई कई जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि कई बार कई कई कॉलम्स में कुछ कोई भी वैल्यू नहीं होती, है ना, जीरो होता है या नल वैल्यू होती है। हमारे केस में, कंप्यूटर के केस में, अगर कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम उसको नल वैल्यूज बोलते हैं, डेटा के केस इन केस। तो अगर कुछ इस तरह की चीजें हैं तो वो हमको हटानी पड़ती हैं, तो हमको वो फाइंड करना पड़ता है, हमको वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन पता लगानी पड़ती है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको स्टैट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, फिर रही बात, इसमें आते हैं हम एक अलजेब्रा। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टैट्स हो गया, फिर आपका लीनियर अलजेब्रा हो गया, जहाँ पे आपका मैट्रिसेस आता है, ये इस तरह की चीजें आपको वो उसकी भी एक नॉलेज होनी चाहिए। फिर कैलकुलस आ गया आपका, ये एक बैकग्राउंड है, मतलब अगर आप इसमें बहुत आगे तक जाना चाहते हो तो आपको इसका फाउंडेशन, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल है, तो आपको ये सारी चीजें मालूम करनी ही पड़ेंगी। अल्टीमेटली है क्या कि हम तो खाली कोड कर रहे हैं इस पे, लेकिन बैक एंड में अगर आप कभी रिसर्च करोगे इस पेपर, तो इसका जो पूरा बैकड्रॉप है, जो उसका फाउंडेशन है, वो मैथ्स ही है, जहाँ पे आपका स्टैट्स आ रहा है, अलजेब्रा आ रही है और कैलकुलस आ रहा है। तो ये तो एक फाउंडेशन हो गया जिसके लिए जो आपको चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं भी है ना स्ट्रांग, आप फिर भी इसको सीख सकते हैं। कई सारे कोर्सेज उसके लिए अवेलेबल हैं, क्रैश कोर्सेज हैं। ये आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअली में मशीन लर्निंग होती क्या है, और आप उस पर काम कर सकोगे। तो एक आपका क्रैश कोर्स है, जैसे मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स, टेंसर फ्लो एपीआई। टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी होती है जिसका यूज करते हैं हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्डअप करने के लिए। तो ये आपका कोर्स नेम है, ये आपको मिलेगा गूगल की साइट पे। इसके लिए आपको ना डेवलपर प्रोफाइल बनानी पड़ती है गूगल की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और कोई भी आपको इसके लिए नॉलेज, प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है एमएल में। मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास सब कुछ इसमें ऑलरेडी फंक्शंस हैं ही, जिसको लेकर के आप काम करोगे। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिखाई जाएंगी जो कि यूज होती हैं मशीन लर्निंग में, जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन है। पाइथन की कई सारी लाइब्रेरीज हैं, वो आपको सीखने को मिलेगी। फिर एक दूसरा कोर्स है आईबीएम का, आईबीएम मशीन लर्निंग विद पाइथन। ये एक प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन है, आप कैसे मशीन लर्निंग सीख सकते हो। और ये आपको मिलेगा इडेक्स प्लेटफॉर्म में। इडेक्स एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है मशीन लर्निंग के लिए। तो इस कोर्स में आपको आपको अवगत कराया जाएगा कि कुछ टूल्स है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अ, सीखने की। अ, और इससे आप शुरुआत कर सकते हो, आप अपना फाउंडेशन बना सकते हो या एक बेस बना सकते हो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग। रही बात, ये जो कोर्स है ये बेसिकली ऑडिट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन के लिए मेरे ख्याल से कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, पे करना होता ही है इसमें। लेकिन एज एज अ लर्नर अगर आपको सर्टिफिकेशन नहीं भी चाहिए तो आप उसको सीख सकते हो, वो ऑडिट के लिए कुछ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। ठीक ऐसा ही कोर्स एमआईटी जो है यूनिवर्सिटी है, वो प्रोवाइड करती है। एमआईटी इज मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका जो कोर्स है वो मशीन लर्निंग विद पाइथन है।
और ये आपको लीनियर मॉडल से, मतलब बेसिक मॉडल से ले जाती है डीप लर्निंग की तरफ, जहाँ पे हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये भी आपको इडेक्स में मिलेगा, ऑडिट, एज एन ऑडिट विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो और यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा मशीन लर्निंग का। यहाँ पे आप जानोगे डीप लर्निंग क्या होती है, री लर्निंग क्या होती है, और कुछ आपको हैंड्स ऑन पाइथन प्रोजेक्ट्स भी आपको करने को मिलेंगे इस कोर्स में। सेम अगर आपको थोड़ा सा फाउंडेशन बनाना है मशीन लर्निंग में, तो आप मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग कोर्स भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप बेसिकली काम करोगे पाइथन लैंग्वेज के साथ। पाइथन एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है जो यूज हो रही है एमएल के लिए, क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत वास्ट है। तो ये एसेंशियल मैथमेटिकल फाउंडेशन आप सीखोगे यहाँ पे इस कोर्स में, जिसको लेकर के आप मशीन लर्निंग और एआई में आगे जा सकते हो। एंड देन सेम इसी प्लेटफॉर्म पे आपको एक जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी है, उसका एक कोर्स मिलेगा मशीन लर्निंग में। और फिर आप इसमें डेटा साइंस का भी कोर्स है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, एंड वो भी आपको अवेलेबल है इडेक्स प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे सिंपली लर्न है, यहाँ पे एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स है जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग के लिए। तो इधर आप ना ये मशीन लर्निंग क्या होती है उसके बारे में जानोगे, जनरेटिव एआई जो कि आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है उसके बारे में जानोगे। ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है विच इज प्रोवाइडेड बाय आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर, ओके। तो ये आपको एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट दे रहा है ये कोर्स, आईआईटी। ये आपको वहां से सीखने को मिलेगा। और इसका बेसिकली यहाँ पे एक पार्टनरशिप आईआईटी ने अपनी करी है सिंपली लर्न से। तो सिंपली लर्न यहाँ पे एक वेंडर की तरह है, तो ये आपको कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो कोर्स है आपका, ये अराउंड मेरे ख्याल से 6 मंथ्स का रहता है, क्योंकि एक टाइप का आप समझ लीजिए डिप्लोमा टाइप का कोर्स होता है ये। तो 6 मंथ तो बहुत आराम से ये कोर्स जाता है। फिर एक आपका पीजी सर्टिफिकेट कोर्स भी है। ये कोर्स आपको प्रोवाइड होता है, आईआईटी रुड़की करा रहा है आपको प्रोवाइड ये उसका लिंक है कोर्स का। और यहाँ पे भी आपको एक चैट जीपीटी के बारे में, चैट जीपीटी का आर्किटेक्चर कैसा है, डेटा इंजीनियरिंग क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, इस तरह की चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस में काम करने को मिलेगा, जो कि लैंग्वेज यूज होती है मशीन लर्निंग के लिए, जैसे कि पाइथन है, उसका यूज करते हैं हम लोग, आर का भी यूज करते हैं। और इन सब के आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो स्वयं पोर्टल है, वहां से भी आप सीख सकते हो। वहां पे भी आप मशीन लर्निंग के आपको काफी सारे कोर्स मिल जाएंगे। इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड में भी आपको कोर्सेज मिलेंगे काफी सारे। इन्फोसिस ने अपनी एक एजुकेशन यूनिट बना रखी है स्प्रिंग बोर्ड, जहाँ पे आप हर तरीके की चीजें सीख सकते हो। फिर एक कोर्सेरा प्लेटफॉर्म है, एक इंटेलीपैड प्लेटफॉर्म है। ये सारे आपके ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको न्यूमरस हर तरीके के कोर्स मिल जाएंगे, और स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग के ऊपर आपको काफी सारे कोर्स मिलेंगे। फाउंडेशन पर्पज के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्वयं पे जा करके सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे कोर्स होते हैं वहाँ पे। अच्छा, कोर्सेज के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की। तो जो जॉब प्रोफाइल्स है यहाँ पे, आप ऐसे कोर्स को करने के बाद जहाँ पे आप मशीन लर्निंग का सर्टिफिकेशन लेते हो, आप अप्लाई कर सकते हो मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए। ये बेसिकली क्या करेगा कि ये मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाता है, ठीक है। आप जो भी डेटा कंपनी आपको देती है, जो भी डेटा उसको मिलता है, उस पर मशीन को वो ट्रेन करता है, और फिर उसको जो भी मॉडल बनेगा उसको वो डिप्लॉय करेगा, मतलब प्रोडक्शन के लिए वो काम आती है चीज़। इस ऐसी तो प्रोफाइल के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, या जो भी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो होती है पाइथन या फिर आर। आपको टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च जैसी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स हैं यहाँ पर। और आपको
जो एल्गोरिथम्स होती हैं जो यूज होती हैं मशीन लर्निंग में, और जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल पैंडाज है, नमपाई है, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो यूज हो रहे हैं मशीन लर्निंग में। ये मैं पाइथन के केस को लेकर के बात कर रहा हूँ। और एल्गोरिथम में आपकी लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम्स है, डिसीजन ट्री है, इसी तरह से आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक एल्गोरिथम है। इन सब एल्गोरिथम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एवरेज सैलरी अराउंड स्टार्टिंग की में टाइम पे 3.5 लाख ही मिलते हैं, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी पैकेज भी बढ़ता जाता है। फिर जो नेक्स्ट प्रोफाइल आती है वो आती है आपकी डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल। सो डेटा साइंटिस्ट बेसिकली क्या करता है कि भाई कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करता है। ठीक है, वो कई सारे जो टूल्स होते हैं जो यूज करे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उनको वो यूज करता है और अपनी जितनी भी वो इंसाइट्स निकालता है, मतलब जो भी जानकारी उसको मिलेगी, जो भी डेटा वो एनालाइज करेगा, समझेगा, वो उसको कंपनी में आगे देता है, उस इंसाइट्स को आगे देता है। ऐसी प्रोफाइल में जाने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हो, तो आपको पाइथन और आर तो आनी ही चाहिए। साथ ही साथ पावर बीआई और टैबलू जैसे भी टूल्स जो हैं, जो विजुअलाइजेशन टूल्स है, जहाँ पे आप एक अच्छा सा डैशबोर्ड बना सकते हो, ये दिखा सकते हो कि उस डैशबोर्ड में कि कैसे ग्रोथ हो रही है ना, कई सारे चार्ट्स का यूज करके। तो इन सब चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आती है बात यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की। आप मशीन लर्निंग के कोर्स करके डेटा एनालिस्ट के भी रोल्स पे जा सकते हो। तो यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, डेटा को फिर एक ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि जो भी आप डेटा ले रहे हो ना, वो डेटा बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है आगे काम करने के लिए। उसमें कई सारी खामियां होती हैं, उनको आपको दूर करना रहता है। तो आपको ये सारे काम आने चाहिए। आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स को क्रिएट करना आना चाहिए। तो अगेन ऐसी प्रोफाइल्स के लिए आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए। एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आपको डेटाबेस में काम करने के लिए यूज होती है, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं ना आजकल के टाइम पे, आप जो भी अकाउंट बनाते हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारा का सारा डेटाबेस में ही जा रहा है। तो आपको एसक्यूएल जैसी लैंग्वेजेस आनी ही चाहिए यहाँ पे। साथ ही साथ मतलब पाइथन और आर आने के अलावा आप बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हैं मशीन लर्निंग का कोर्स करके। तो यहाँ पे बेसिकली आप वही काम करेंगे कि आप एक बिजनेस एक आप बेसिकली क्या करेंगे कि डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेंगे, है ना, और बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे कंपनी को। स्किल्स अगेन वही रिक्वायर्ड है। एसक्यूएल हो गया, आपकी जो विजुअलाइजेशन टूल्स हो गए, जैसे टैबलू है, पावर बीआई है, इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। और साथ ही साथ डेटा वेयर हाउसिंग के जो कंसेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे बहुत से कंसेप्ट होते हैं, रोल ऐप होता है, और आपको डेटा क्लीन कैसे किया जाता है, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप क्या कर सकते हो कि आप एआई रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आप नई नई एल्गोरिथम्स को क्रिएट कर सकते हो, रिसर्च कोलैबोरेट कर सकते हो इंडस्ट्रीज के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, है ना, ताकि आप और भी नए मॉडल्स पे काम कर सको। आप जो है चैट जीपीटी जैसी चीज़ें या और उससे और एडवांस चीज़ें क्रिएट कर सको। तो ऐसी प्रोफाइल में भी जाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए मशीन लर्निंग की। आपका जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो और स्ट्रांग होना चाहिए। आपको सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज, पाइथन जैसी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। फिर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एल्गोरिथम्स के ऊपर कमांड होना चाहिए, जो जो एल्गोरिथम्स एनएलपी में यूज हो रही हैं। आप
आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होती है। ये आप सभी चीजें सीखते हो जब आप एमएल का जो है कोर्स करते हो, है ना। तो इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगेन की स्किल्स के तौर पे आपके पास पाइथन की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एज एन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इंजीनियर का एनएलपी प्रोफाइल में जाने से पहले। एंड नेक्स्ट आप अप्लाई कर सकते हो कंप्यूटर विजन इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी। तो अगर आप कंप्यूटर विजन इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली आपको इमेज के साथ वीडियो के साथ कैसे काम किया जाना है ये आपको अ, आना चाहिए, है ना। कैसे आप यहाँ पे बेसिकली क्या करोगे, एप्लीकेशन बिल्ड करोगे जो कि फेशियल रिकग्निशन के से आपके फेस को पहचान सके, है ना। ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सके, इस तरह की चीजें आप यहाँ पे इन तरह की चीजों को डेवलप करोगे। बेसिकली इसी तरह की एप्लीकेशन काम पे आप काम काम करोगे। की स्किल्स जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरीज पे आपको काम करना आना चाहिए, जैसे कि ओपन सीवी। और आपको सी प्लस प्लस की पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ इमेज के साथ कैसे काम किया जाता है उसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ऐसी कई सारी प्रोफाइल्स हैं जो आप एक मशीन लर्निंग का कोर्स लेकर के जा सकते हैं। अब अगर आपको जॉब ढूंढनी है एमएल की, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन साइट जो है वो लिंक्डइन है। तो सबसे पहले आप लिंक्डइन में जाकर के अपना अकाउंट बनाएंगे। वहाँ पे आप वहाँ पे एक जॉब सेक्शन है अलग से, तो वहाँ पे आप जा करके जॉब्स के को सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही फेसबुक में भी कई सारे पेजेस हैं जो कि डेडिकेटेड हैं सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग जॉब्स के लिए ही। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी लेटेस्ट चल रहा है, जो भी लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उनके बारे में आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन जितनी भी जॉब पोर्टल्स हैं जैसे कि इंडीड है, शाइन है, नौकरी.com है, आप वहाँ पे भी जा करके अप्लाई कर सकते हो। और जो जितनी भी कंपनीज हैं आप वहाँ उनके जो कैरियर ऑप्शंस होते हैं या करंट ओपनिंग पेज है, आप वहाँ पे भी जा करके जॉब सर्च कर सकते हैं। अब इन जॉब्स में अप्लाई तो आप करते ही हो, लेकिन इसके अलावा भी आपको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना चाहिए। बेसिकली आपने अगर कोई चीज़ सीखी है, जैसे आपने मशीन लर्निंग सीखा, तो आप कैगल एक कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप compete तो करेंगे ही करेंगे दूसरों से, क्योंकि वहाँ पे कई सारे कंपटीशन आते हैं। आप साथ ही साथ वहाँ पे दूसरे के कोड को देख करके कैसे उसने काम किया है आप सीखेंगे भी। तो वहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेशन मिलता है ना। मतलब कंपटीशन के साथ साथ आपको बैचेस दिए जाते हैं, वो सारे के सारे वो वर्चुअल बैचेस होते हैं। और आपको वहाँ पे भी उसका कोर्स कंपटीशन का सर्टिफिकेट मिलता है। तो और आप सीखते भी हो। ये एक बहुत लार्जेस्ट कम्युनिटी है फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जो कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं। और आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो और उसको गिटहब पे भी अपलोड कर सकते हो। फिर आप इन्हीं को लेकर के अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। क्योंकि आजकल ना बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी भी आईटी कंपनी में जाते हो एमएल की प्रोफाइल के लिए या किसी किसी की भी प्रोफाइल के लिए, तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ता है। और जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो, चांसेस उतने अच्छे होते हैं। जो टॉप की कंपनीज हैं जहाँ पे काम होता है मशीन लर्निंग का, जो काम कर रही हैं, गूगल है आपका, माइक्रोसॉफ्ट है, आई इनफैक्ट आईबीएम है, फेसबुक है, इस तरह की कंपनीज इसमें बहुत बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी एक मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब की प्रोफाइल पे लैंड होने के लिए। आपको कोर्स करना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से स्टडीज करनी पड़ेंगी सेल्फ। आपको कई सारे ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप हर एक चीज़ को समझ सको, है ना। अगर आपका फाउंडेशन मैथ्स में नहीं है या स्टैट में नहीं है, तो आपको वो भी बिल्डअप करना पड़ेगा। तो ये अच्छा खासा टाइम लेता है। मतलब ये 6 महीने में चीज़ें हो जाएं, है ना, आप उस लेवल पे आ जाओ, ऐसा नहीं होता। टाइम लेता है, जैसे साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर जा करके आपको समझ आती है कि एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, क्यों कर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन 6 महीने का जो भी कोर्स आप करोगे, जो भी कुछ आप सीखोगे सेल्फ लर्निंग से, कुछ
तो इतना आप इतना सीख सकते हो कि आप एक बिगिनर जो जॉब होती है या जो फ्रेशर जॉब होती है एमएन की, है ना, तो वहां पे आप लैंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, आपको कुछ प्रोजेक्ट पे काम करने पड़ेंगे, आपको कैगल जैसी साइट पे जा करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे अप्रोच किया जाता है चीज़ों को। आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, पाइथन है, आपकी आर है, इस तरह की लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। अ, कोई क्वेश्चंस हैं अगर आप इसके पास कोई क्वेरीज हो? अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि मुझसे किसी ने पूछा कि एआई विल किल द जॉब्स ऑफ मैनी। एक्चुअली में एआई के आने से इफेक्ट तो पड़ेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फ्यूचर रेडी होना है ना। एआई हर कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं चैट जीपीटी के थ्रू अभी मैं आपको मॉडल बना के भी दिखा दूँ, तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन तभी भी आपको ना उसको एक बार देखना ही पड़ेगा कि कैसे क्या काम, कि वो जो मॉडल बना है कि अल्टीमेटली वो सही है कि नहीं है। क्योंकि चैट जीपीटी से भी अगर हम मॉडल्स को बनाते हैं या उसको यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो एरर आ ही जाती है ना। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कभी बच्चों का कोई प्रोजेक्ट होता है, तो अब उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो जनरली वो क्या करते हैं ना, गिटहब में जाते हैं, वो चैट जीपीटी में लिखते हैं, तो चैट जीपीटी उनको सोल्यूशन बना के देता है। अब अगर वो किसी और का भी कोड डाल रहे हैं तो वहां पे वो शो करेगा कि वो कोड में कोई एरर नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे वो एरर जब आप रन करते हो ना अपने सिस्टम पे कहीं पे, तो वो शो होती है। तो एआई जॉब, तो जॉब का क्या सीन है कि किल कितनी करेगा, ये तो खैर इट विल टाइम विल टेल, लेकिन आपको असिस्ट जरूर करेगा कि आपका काम जल्दी हो जाए, है ना। तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप कैसे एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नो डाउट इट विल किल मेनी जॉब्स, इट कैन किल, फ्यूचर को नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एआई के आने से जॉब्स किल होंगी। क्योंकि जब रोबोटिक्स आया तो आपने ये देखा होगा ना कि कई सारी चीजें ऐसी हैं कार मैन्युफैक्चरिंग में ही, कि वहाँ पे जो काम 15-20 लोग मिलके किसी सामान को उठाते थे या गाड़ी के दरवाजे को उठाते थे 5-6 लोग मिलके, अब वो खाली एक बड़ी सी मशीन ही उठा रही है। लेकिन तभी भी वहां पे मैन की जरूरत है, इंसान की जरूरत है, या एक टेक्नीशियन की जरूरत है, बीट अ मैन और बीट अ वुमन, जरूरत है वहां पे, है ना। ताकि उस मशीन को चलाया जा सके, उस मशीन को अगर मानो उसमें कुछ खराबी आती है तो उसको ठीक किया जा सके, तब भी वहां पे जरूरत होती है। तो मिलके काम, ब्लेंड, मुझे लगता है कि ब्लेंड आएगा, क्योंकि पूरी तरह से रिप्लेस करने में बहुत टाइम है। सर एक कॉमन क्वेरी ये भी होती है कि मशीन लर्निंग की फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है? मैम स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं बात करूं तो अराउंड में स्टार्टिंग सैलरी तो ज़्यादा कई बात करूँगा, मतलब वही है कि एवरेज जो आपकी जाती है, अ, हो सकता है कि 6 लाख 7 लाख जाए आपकी, ना 10 लाख जाए आपकी, डिपेंड करता है कि इनको आपका किस मतलब कंपनी क्या प्रोवाइड करा रही है, इस टाइम सिनेरियो कैसा है। आजकल के टाइम पे जब भी प्लेसमेंट होते हैं तो वहाँ पे जितना पहले पैकेज पे ले जाती थी उतने पे नहीं ले जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हो ना फायरिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो एज अ फ्रेशर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि माइट बी वी कैन गेट 10 लाख 6 लाख अराउंड सैलरी। उसके बाद वो बढ़ती है जैसा आपका एक्सपीरियंस होता है, डिपेंड करता है वो कंपनी टू कंपनी को भी तो। लेकिन ऑन एन एवरेज आप 7 या 8 लेके चलिए। जी। सर मशीन लर्निंग की फील्ड में, हेलो। हेलो, हाँ मैम। जी सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है। जी।
सर मशीन लर्निंग की फील्ड में जैसे अगर कोई बच्चा डिग्री के कोर्सेज कर रहा है या किसी बच्चे ने शॉर्ट टर्म कोर्स किया है ट्रांजिशन के लिए, तो क्या शॉर्ट टर्म कोर्स भी उतना ही लेजिट माना जाता है जितना कि डिग्री? मैम डिग्री इज अ फुल मतलब वहां पे तो आप पूरा पूरे प्रोसेस से जा रहे हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए आजकल के टाइम पे तो बीटेक होने लगा है एआईएमएल में, तो उसका तो इम्पैक्ट अलग ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर उससे जाएगा ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर इंजीनियरिंग कर रहा है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म कोर्स में हम खाली फोकस करते हैं मेन एरिया, तो वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपने वो शॉर्ट टर्म कोर्स किया है। एक्चुअली में होता क्या है ना, कि जब आप शॉर्ट टर्म कोर्स करते हो किसी भी जगह से, मान लीजिए आप किसी वेंडर से कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, कोर्स खत्म होने के बाद एक टेस्ट लेते हैं, है ना। वो आपको फिर टेस्ट, जैसे मैंने कोर्स किया था, इंटेलीपैड से कोर्स किया था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि आपका टेस्ट होगा, आपको हम 3 गारंटेड इंटरव्यूज देंगे। तो वो क्या करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, प्लेसमेंट पूल, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको एक प्लेसमेंट पूल में रखते हैं, और फिर उस पूल से वो जो कंपनी अगर आती है और उनको जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो प्रोफाइल वो भेजते जाते हैं। तो वो भी उतना ही लेजिट है जितना कि आप डिग्री कोर्स कर रहे हो। बशर्ते हम बात करते हैं कि वो अगर आपका सर्टिफिकेशन ग्लोबल है, जैसे अगर मान लीजिए आईबीएम करा रहा है, गूगल करा रहा है, तो ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, तो इनकी वैल्यू तो ज्यादा ही होती है कंपेरेटिव टू अदर्स, है ना। लोग आजकल सर्टिफिकेशन करते हैं, हर जगह से करते हैं, आप लिनिक्स का करते हो, सबका करते हो, लेकिन कंपनी तो ग्लोबल जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करती है। तो अगर आप एमएल का गूगल से करोगे, या अगर मैं कहूँ आप गूगल सर्टिफाइड मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा जो कि आप नॉर्मल से करोगे, खुद से करोगे, या आप जो नॉर्मल सर्टिफिकेशन करोगे, तो होते उतने ही लेजिट हैं ये, जी। जितना एक डिग्री होती है। बस अंतर जी सर। ड्यूरेशन का होता है मैम, कि वो 4 साल तक का कोर्स कर रहा है, अगला खाली 6 महीने में, 3 महीने में कोर्स करके निकल जा रहा है, उसका फर्क है। सर एक पार्टिसिपेंट है बलदेव, वो ये जानना चाहते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग के एरा में आर्ट्स और कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए कोई स्कोप होगा आगे? आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए स्कोप, क्योंकि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आप कॉमर्स की फील्ड में जाओगे, मतलब फाइनेंस की फील्ड में जाओगे, तो वहाँ पे भी आप वो चीज़ों, अगर आपको डेटा को एनालाइज करने को दिया गया है तो वहाँ पे भी आप डेटा एनालिसिस ही करते हो ना चीज़ों की। तो अगर आप कोर्स करते हो मशीन लर्निंग का, तो आप वहाँ पे चीज़ों को, जो आप काम एक्सेल में कर रहे थे वो आप, हो सकता है कि पाइथन में करो, या और चीज़ों को ऑटोमेट कर दो और ज़्यादा शॉर्ट लाइब्रेरीज का ले करके, तो स्कोप डेफिनेटली है। अगर आप स्विच करना चाहते हो, ट्रांजिशन करना चाहते हो, कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स का है या आर्ट्स का है। मान लीजिए कोई किसी और बैकग्राउंड, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है ना, या तो वो भी स्विच करते हैं आईटी की तरफ, तो वो कोर्सेज करते हैं जाने के लिए, कि कि मुझे अगर इस फील्ड में जाना है तो मुझे ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो वो कोर्स करते हैं, फिर वो उस फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये इनका भी स्कोप होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कि फाइनेंस सेक्टर में भी आपकी एमएल यूज हो रही है, और वहाँ पे भी आपके कई सारे टूल्स यूज हो रहे हैं, तो आप उनको सीख सकते हैं, और फिर उन्हीं प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट के तौर पे, क्योंकि वहाँ जी। पे फिर आप, हाँ हाँ हाँ, कि लोग लोग स्विच करते हैं, लोग स्विच करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। मेरे ही जानने में एक मैकेनिकल का है, उसने अपना कैरियर ट्रांजिट किया है मशीन लर्निंग में, तो लोग करते हैं, और जी फायदा भी होता है, लोग करते हैं। सर, क्वेश्चंस तो हमारे पास इतने ही थे। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मशीन लर्निंग की फील्ड में जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे जो भी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपने इन्स एंड आउट्स बहुत डिटेल में बच्चों को सबको समझा दिया। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आई एम श्योर सबको ये सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगा होगा।
आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच सर। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया, सेशन ज्वाइन किया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।